Namaskar. You're most welcome to our channel Sanjeev Gunjan classes. Today we are going to learn about Gilu, a very interesting chapter from class 10 English Panorama book related to Bihar School Examination Board. It is very important for student, boys and girls, as well as teachers, and also interested for the interesting person who wants to know about English speech and also for better improvement in English subject. So right now we are going to learn from Bihar School Examination Board Panorama book. This book is related from class 10 and here we are going to learn about chapter 3 Gilu. This chapter is written by Mahadevi Verma and she is very intelligent and story writer, leading poetess who had given so many stories from our society as well as present era. नमस्कार मित्रों, मैं गुंजन सर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में, जहां पर आज एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। लगातार बच्चों की डिमांड हो रही है कि सर इसके 1 बाय 1 सभी चैप्टर का विश्लेषण आप करें, तो आपके आदेश का पालन करते हुए मैं आप लोगों के बीच आज लेकर उपस्थित हूँ क्लास 10 पनोरमा का चैप्टर 3 गिल्लू। गिल्लू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं, एक कहानीकार हैं, जिन्होंने अपने कहानी के माध्यम से बहुत ही मनमोहक और मनोरम तथ्यों को हम लोगों के बीच रखा है। तो आइए देखते हैं द गिलू इस चैप्टर में है क्या। लेट्स स्टार्ट। गिलू महादेवी वर्मा। तो आइए कहानी को जानते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहानी सुनकर मज़ा आएगा और कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि महादेवी वर्मा हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। एक महान कवि में से एक महादेवी वर्मा थी, जिन्होंने बहुत सारे कहानी को अपने शब्दों में पिरोया और हम लोगों के बीच रखा। उसी में से एक अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिल्लू। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि महादेवी वर्मा 1907 to 1987, मतलब महादेवी वर्मा जो थी उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेंड टाइम इनका क्या हो गया, 1907 से लेकर 1987 तक। वाज ए लीडिंग पोएटेस, जो कि एक बेहतर कवित्री थी, ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। यह एक बेहतर कवियत्री थी। कहाँ की, तो छायावादी स्कूल, जो कि हिंदी छायावादी स्कूल की एक बेहतर कवियत्री थी। कौन, तो महादेवी वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। सी वाज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर। वह एक अच्छे कहानीकार के रूप में भी जानी जाती थी। सी वॉज नोन एज वेल स्टोरी राइटर। वो एक अच्छी कहानीकार के रूप में जानी जाती थी। उनकी ख्याति एक अच्छी कहानीकार के रूप में भी थी। एन एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चंद।
या इसको आप चांद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, शी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, एक अच्छी कहानीकार के रूप में जानी जाती थी, एन एडिटर, और एक संपादक भी थी। वह संपादक थी ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, चांद नाम की पत्रिका जो प्रसिद्ध पत्रिका थी उसकी महादेवी वर्मा संपादक भी थी। सम ऑफ हर important वर्क्स इंक्लूड, यहाँ पे कुछ उनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसका नाम दिया गया है दीप शिखा, यामा, निहार, पोएट्री हो गई ये सब। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये जितने भी अभी मैंने नाम बताए ये सब महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया अलग अलग कहानी का नाम है, जिसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था, दीप शिखा, यामा, निहार, ये सब कहानी जो थी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा का ही लिखा हुआ है श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार, ये सब उनकी अन्य ख्यातियों में से अलग अलग शीर्षक हैं जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। अब आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। शी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, उन्हें बहुत तरह का इनाम भी मिला, उन्हें सम्मानित किया गया। शी वाज रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत भारती अवार्ड, उन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया। एंड द जननपीठ अवार्ड, इसके साथ ही उन्हें महादेवी वर्मा को जननपीठ अवार्ड यानी पुरस्कार भी दिया गया। एलॉन्ग विथ पद्म भूषण, और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, वह साहित्य अकेडमी के एक सहायक के रूप में भी चयनित हुई। शी वाज इलेक्टेड मतलब चयनित हुई, महादेवी वर्मा का चयन हुआ, किस चीज़ के लिए चयन हुआ, तो फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी में भी उनका सहायक के रूप में चयन हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि इस कहानी में, गिल्लू कहानी में उन्होंने किन तथ्यों का विश्लेषण किया है, गिल्लू में क्या कहा उन्होंने। तो चलिए देखिए स्टोरी। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग, मतलब अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हो गया बिना सोचे समझे भी, मैंने सोचा भी नहीं था, अनायास। वन मॉर्निंग मतलब अनायास, एक दिन। व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम, मैं अपने रूम से बरांडे में प्रवेश की, मतलब रूम है और रूम से वो बरांडे में महादेवी वर्मा प्रवेश की। आई सो टू क्रॉस, आई सो मैंने देखा, टू क्रॉस मतलब दो कौवे, क्रॉस मतलब कौवा। प्लेफुल्ली पोकिंग देयर बीक्स मतलब खेलते हुए, पोकिंग मतलब मारना, चोंच मारना। तो जब महादेवी वर्मा बरांडे से, अपने घर से बरांडे में जाती हैं, प्रवेश करती है, तो बता रही हैं कि आई सो मैंने देखा, टू क्रॉस मतलब दो कौवे, प्लेफुल्ली मतलब इंजॉय करते हुए, खेल के रूप में खेलते हुए। पोकिंग देयर ब्रेक्स, पोकिंग देयर बेक्स मतलब अपना चोंच मार रहा है, किसी जगह पे ना कौवा दो चोंच मार रहा है। एट द फ्लावर पॉट्स मतलब जो फूलों का गमला रखा हुआ है ना, गुलदस्ता, उस पे उन्होंने देखा महादेवी वर्मा ने कि दो कौवे जो थे उस गुलदस्ता के फ्लावर पॉट्स मतलब गुलदस्ता का जो फूल का जो गमला था, उस गमला पर वह दो कौवा चोंच मार रहा है।
एज ऑफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। और दोनों कौवे ऐसे व्यस्त थे जैसे छुपन छुपाई का खेल होता है। हाइड एंड सीक का मतलब हो गया छुपन छुपाई, चोरी छिपे का जो खेल होता है ना, उसी को बोलते हैं हाइड एंड सीक। तो महादेवी वर्मा बता रही है कि मैंने दो कौवे को देखी क्या कि वे चोंच मार रहे हैं फूल के गमला पर और इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं जैसे छुपन छुपाई का वो खेल खेल रहे हैं, नुक्का छुपी खेल रहे हैं। या खेलते हुए दो कौवे को मैं एक गमले गुलदस्ते का जो फूल का गमला था उस पर चोंच मारते हुए बरामदे में देखी। सडनली माई एसिडुअस critic of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे क्या कहा इसमें, सडनली मतलब अचानक से, मतलब अचानक तो देखिए छुपन छुपाई खेल खेल रहे हैं, अचानक से माई एसिडुअस क्रिटिक मतलब कौवे की कहानी की आलोचनात्मक, एसिडस मतलब हो गया तत्परता से यानी कि तत्पर होकर, क्रिटिक ऑफ दिस मैथिकल टेल ऑफ द क्रो। कौवे की कहानी के आधार पर, मतलब उन्होंने बहुत सारे कौवे कहानी को सुन रखी थी, तो उनकी कहानी के आधार पर तत्परता से आलोचनात्मक तरीका से वो और नज़दीक जाकर देखी कि आखिर यह जो दो कौवे हैं वास्तव में क्या इनका मुख्य वो जो छुपन छुपाई कर रहे हैं या चोंच मार रहे हैं तो कहाँ मार रहे हैं। वाज इंटरसेप्टेड बाय माय गेज, मतलब गेज का मतलब हो गया टकटकी लगा कर देखना, ध्यान से देखना, एकदम टकटकी लगा कर देखना। मैंने वहाँ पर फोकस किया कौवे की कहानी को देखकर, मेरे दिमाग में अचानक से याद आ गई कौवे की कहानी किस तरह की होती है, और मैंने एक टकटकी लगा कर देखा कि आखिर में वो दोनों जो कौवे थे वह जो पोक कर रहे हैं अर्थात जो चोंच मार रहे हैं, तो फूल के उस गमला गुलदस्ता पे जो पोक मार रहे हैं वहाँ पे क्या है, किस कारण से वहाँ पे वह चोंच मार रहे हैं। That fails on this teeny being laying hidden in the gap at the junction of the poet with the wall। अब वहाँ पर देखिए कि गेज मतलब टकटकी लगाकर जो है ना वो देखी वहाँ पे, एकदम से जब देखी तो उन्हें पता चला दैट फेल ऑन मतलब उन्हें कुछ पता चला दिस टीनी बींग्स, कुछ छोटा सा है वहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का, कुछ ऐसा छोटा, टीनी मतलब छोटा और बींग्स मतलब कुछ है जो लेइंग हिडन, जो गमले से, हिडन मतलब हो गया छुपना, तो लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोट विथ द बॉल। मैंने देखा क्या कि वहाँ पे एक छोटा सा कोई जीव ऐसा है जो दीवार और गमला के बीच में जो गैप होता है उसी बीच के स्थान पर, दीवार और गमला के बीच के स्थान पर कोई छोटा सा जीव है जो कि छुपा हुआ है, हिडन यानी कि गमले के पीछे वह छुपा हुआ है जिस पर कौवे का बार बार चोंच उस पर मार रही है। गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विद द बॉल, जो दीवार से सटा हुआ है उसके ऊपर कौवे जो चोंच मार रहे हैं वहाँ पे कुछ छोटा सा है, एक छोटा सा जीव है जिस पे वो चोंच मार रहा है। मूविंग क्लोजर मतलब और नज़दीक गई, मैं वहाँ पर और नज़दीक गई। आई सो दैट मैंने देखा, इट वॉज ए टिनी बॉडी, इट वॉज अ टिनी बेबी स्क्वायरल, मतलब मूविंग क्लोजर जैसे ही मैं नज़दीक गई, आई सो मैंने देखा, दैट इट वॉज ए टिनी बेबी स्क्वायरल, यह तो एक स्क्वायरल मतलब गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। मतलब जब उन्हें शक हुआ कि कौवे यहाँ पे चोंच क्यों मार रहे हैं
तो वहाँ जाकर वो देखी लेखिका, तो उन्हें पता चला कि गमला और दीवार के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायरल मतलब गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा है वहाँ पर उस दोनों के बीच में फंसा हुआ है। स्क्वायरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, और ऐसा लग रहा है कि वह एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने घोंसला से नीचे गिर गया है, और गिरने के बाद उसी के ऊपर कौवे जो हैं पोकिंग कर रहे हैं यानी चोंच मार रहे हैं। एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज, मतलब वह अपने घोंसला से नीचे गिर गया और उसे कौवे ने देख लिया, कौवा उन्हें देख लिया। कंसिडर्स मतलब देख लिया, देखना या विचारना। बाय द क्रोज, कौवे के द्वारा वह छोटी जो गिलहरी की बच्चा था उसे, गिलहरी का बच्चा उसे कौवे ने देख लिया। टू बी एन इजी प्रे, और वह कौवे के लिए एक आसान शिकार बन गया। इजी मतलब हो गया आसान और प्रे का मतलब हो गया शिकार। तो कौवे के लिए वह स्क्वायरल का जो बच्चा था यानी कि जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो अपने पिंजरा से दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया था, वह नीचे गिर के गमला और दीवार के बीच में फंस गया था, जिस पर दो कौवे के द्वारा बार बार चोंच मारा जा रहा था, और इस तरह से वह कौवे के लिए एक आसान शिकार के रूप में स्क्वायरल का बच्चा था, जिसे देखकर कौवे जो थे वो प्रसन्न थे। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हौसला भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए विभिन्न विषयों का अलग अलग बहुत सारे वीडियोस लेकर उपस्थित हूँ। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आगे देखिए, हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot. अब इसमें आगे क्या कर रहा है, वहाँ तक होने के बाद आगे क्या है कि having sustained 2 wounds, wounds का मतलब हो गया घाव। हैविंग सस्टेन्स मतलब उसके शरीर के ऊपर ना 2 घाव के निशान हो गए थे। जो कौवा उसको चोंच मारा था ना, तो चोंच मारने से उसके शरीर पर घाव के निशान हो गए थे। ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, मतलब कौवे के जोड़ा के द्वारा जो हमला किया गया, असॉल्ट मतलब हमला किया गया, इससे उस बेबी स्क्वायरल के शरीर के ऊपर 2 घाव के निशान बन गए थे। वाज एनफ, और यह जो 2 घाव के निशान थे ना वो काफ़ी थे। किस चीज़ के लिए? फॉर दिस टीनी बीइंग, मतलब इस छोटे से बच्चे के लिए वह 2 घाव के निशान काफ़ी थे, जिससे कि वह प्रभावित हो गया था यानी कि मरने के तुल्य हो गया था। एंड ही वाज नाउ, और वह जो था कौन? तो वह गिलहरी का बच्चा। मोशनलेस, मतलब मोशनलेस का मतलब हो गया गतिविधि, कोई तरह का गतिविधि न करने वाला यानी कि मरणासन हो गया। और घाव के निशान से, कौवे के चोंच मारने के निशान से छोटा गिलहरी का बच्चा था वह मोशनलेस हो गया था, मतलब गतिविधि नहीं कर रहा था, हीन हो गया था, गतिहीन हो गया था। मोशनलेस हो गया था, उसमें कोई जान नहीं दिख रही थी, मतलब मरे के समान हो गया था। क्लीनिंग टू द पोट, और वह पोट से सटा हुआ था, मतलब वह जो था पोट में जाके चिपक गया था। क्लीनिंग टू द पोट मतलब वो जो बच्चा था स्क्वायरल बच्चा वो पोट से सटा हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि वह स्क्वायरल का बच्चा पोट से सटा हुआ था, और इतने चीज़ों को महादेवी वर्मा ने देखा। अब आगे देखिए क्या करें। एवरीवन रिमार्क्ड दैट as he would not survive after having been so assaulted by the crows. Everyone remarked, सभी लोग जो थे वो बातें कर रहे थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे ना उन्होंने
उस स्क्वायरल के बच्चा को देखकर यह बातें सामने लाई कि दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, अब तो वह बच नहीं सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता है। आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोच, मतलब कौवे के द्वारा इतना हमला करने के बाद यह जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है वह शायद जिंदा अब नहीं होगा, क्योंकि गतिशीलता उसकी खत्म हो गई थी, वो गतिहीन थी। तो सभी लोगों ने क्या किया, बातें करने लगे कि शायद अब वह जो गिलहरी का बच्चा है वह जिंदा नहीं है। कौवे के हमला के बाद वह सही नहीं है, जिंदा नहीं है। He be left alone, इसलिए उसे छोड़ दो, उसे ऐसे ही छोड़ दो। सभी लोगों ने अपनी राय विचार दिए कि भाई अब वो जिंदा नहीं है और उसे ऐसे ही छोड़ दो। लेफ्ट alone मतलब अब इस कौवे के बच्चे को ना ऐसे ही छोड़ दो। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। बट माई माइंड रिफ्यूज, लेकिन मेरा जो दिमाग था ना, मेरा माइंड यानी दिमाग रिफ्यूज कर गया, इन बातों को मानने से इनकार कर गया। रिफ्यूज यानी कि इनकार कर गया। टू एक्सीड टू देयर व्यूज एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। इस बात को मानने से मेरा दिमाग इनकार कर गया और मैंने क्या किया, मतलब महादेवी वर्मा जो लेखिका है उन्होंने क्या कहा कि ए सीट टू देयर व्यूज, मैंने उसे देखने के बाद एंड देयर फोर इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड, मैंने उसे अच्छी तरह से उठाया। जेंटली मतलब प्यार से जो गिलहरी का बच्चा था उसको उठाई और हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को मैंने अपने रूम में ले आई, अपने जो घर में है उस घर में महादेवी वर्मा लेकर चली गई। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड्स विथ कॉटन ऊल, और मैंने क्या की कि कॉटन ऊल मतलब लकड़ी का कॉटन यानी कि जो रुई होता है ना, रुई से उसके विप यानी घाव को जो था ना, उसके घाव को मैंने साफ किया। विपिंग द ब्लड मतलब उसके स्क्वायरल के ऊपर जो हमला किया गया था कौवे के द्वारा, उसको मैंने साफ कर दी, और साफ करने के बाद हिज वाउंड्स उसके घाव को मैंने साफ कर दी। विथ कॉटन वूल्स मतलब रुई के फाहे से अप्लाइड पेनिसिलियन ऑइंटमेंट, और मैंने उसमें दर्द निवारक दवा भी उसके ऊपर डाल दी। पेनिसिलियन ऑइंटमेंट मतलब उस घाव के निशान पे जो घाव बनाया गया था कौवा के द्वारा, उस पर मैंने पेनिसिलियन की दवा भी लगा दी। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth. I tried to feed him. मैंने उसे खिलाने का प्रयास की। जो महादेवी वर्मा है वो बोल रही है कि मैं उसे खिलाने का प्रयास किया। somehow मतलब किसी भी तरह से, putting a thin cotton मतलब एक पतला सा रुई का जो होता है ना, गोल सा लंबा बना ले, फाहा टाइप का एक रोल बना ले रुई का, बत्ती टाइप का जो बत्ती होता है ना पूजा करने के लिए, वैसा बत्ती बना लिया। विक मतलब उस तरह का बत्ती बनाया। डिप्ड इन मिल्क उसे दूध में डुबा दिया, उस रुई की बत्ती को जिसे मैंने बत्ती की तरह बना लिया और उसको दूध में डुबा दी, और डुबाने के बाद टू हिज माउथ उसके मुंह में डालकर उसे खिलाने का प्रयास की। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह जो स्क्वायरल का बच्चा था ना, वो अपने मुंह को खोलने में सक्षम नहीं था, वह मुंह नहीं खोला। ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, तो अपने मुंह को नहीं खोला। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और उसके चोंच के दोनों तरफ से जो है ना, स्क्वायरल के चोंच यानी मुंह के दोनों तरफ से वह स्लाइड कर गया, यानी कि दूध जो पिलाई ना वो दोनों तरफ से नीचे गिर गया, उसके मुंह में गया नहीं। स्क्वायरल जो था उसके मुंह में वह दूध जो लेखिका
पिलाना चाहती हैं, वो छोटा से बच्चा के, वह स्क्वेरल बच्चा जो घायल हो चुका था, कौवा उस पर चोंच मारे थे, इसलिए वह उसके मुंह के अंदर वो न जा करके दोनों साइड से ना वो स्लाइड हो गया, मतलब बाहर गिर गया। दूध जो था वह दोनों साइड से दूध बाहर गिर गया। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. Only after several hours, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, उसके बाद कुछ घंटों के बाद ऑफ टेंडिंग, मैंने उस स्क्वेरल बच्चे का ध्यान रखा। टेंडिंग मतलब हो गया ध्यान रखना, मैंने उसका ध्यान रखा। कुड आई मैनेज टू पुअर, और मैं फिर से प्रयास की। क्या प्रयास की? पुअर मतलब हो गया डालना, मतलब फिर से मैं यह प्रयास की। वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, उस स्क्वेरल बच्चा के मुंह में फिर एक ड्रॉप पानी डालने का मैं प्रयास की। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीता, बट ऑन द थर्ड डे he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger. अब क्या कह रहा है कि तीसरे दिन, but on the third day, इन सभी सेवा कार्यों के बीच महादेवी वर्मा ने देखा कि तीसरे दिन he became so much better, वो जो गिलहरी का बच्चा था ना वो पहले से बहुत अच्छा हो गया था, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। जहाँ लोग समझ रहे थे कि ये मर गया, वहीं पर इसमें बहुत तरह का सुधार हुआ। सो मच बेटर, वह पहले से बहुत बढ़िया हो गया। जो उसके घाव थे वो घाव बढ़ गए और वो पहले से बढ़िया हो गया। एंड एश्योर्ड, और उसको देख के ऐसा लगा कि अब संतोषजनक बात, मतलब ये बातें हुई कि दैट ही वुड use his 2 tiny claws to hold my finger and gauge all around with his blue glass beads like eyes. मतलब मैंने क्या देखा कि वो अपने टिनी क्लाउज, अपने छोटे छोटे पंजों से टू होल्ड माई फिंगर, मेरे उंगली को ऐसे पकड़ रहा है। वने कि जो गिलहरी का बच्चा है ना, वो मेरे उंगली को अपने छोटे छोटे पंजों से, टिनी पंजों से मेरे उंगली को ऐसे पकड़ लिया। and gauge all around with his blue glass beads like eyes. और जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे पंजे पकड़ के और मेरी तरफ वह अपने प्यारी सुंदर आंखों से एक टकटकी लगा करके मुझे देख रहा है। गेज मतलब बहुत एकदम टकटकी लगाकर मेरी तरफ वो अपने ब्लू ग्लास, नीले कांच वाली गोली की तरह जो होती है चमकीला आंख, वैसे आंखों से गिलहरी का बच्चा मेरे पंजे को पकड़ के और मुझे बहुत प्यार से मेरी तरफ देख रहा है। अब आगे क्या कर रहे हैं देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। ये चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है कि जो महादेवी वर्मा ये गिल्लू चैप्टर जो हम लोगों के बीच लेकर अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है और इनकी सभी कृतियाँ बहुत रोमांचित और मज़ेदार है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। एंड इन 3-4 months, एंड मतलब और इन 3-4 months, 3 से 4 महीने बाद, he astonished everyone with his smooth fur, मतलब 3 से 4 महीने के बाद ही एस्ट्रोनाइज्ड, सबको चकित कर दिया। एवरीवन, एस्ट्रोनाइज्ड मतलब चकित करना, सबको चकित कर दिया। एवरीवन मतलब सभी लोगों को चकित कर दिया। विथ हिज स्मूथ फर, अपना प्यारा प्यारा फर मतलब हो गया उसके रोए से, उसके शरीर के ऊपर जो बाल होता है ना, स्मूथ प्यारा सा जो फर हो गया, उसका फर देखकर सबको वह चकित कर दिया। स्मूथ फर। उसके बाद हो गया ब्लूसी टेल, ब्लूसी मतलब हो गया कि झाड़ीदार पूंछ। ब्लूसी टेल बहुत मजेदार ये चैप्टर है। क्या कर रहा है कि ब्लूसी टेल मतलब झाड़ीदार पूंछ।
एंड नॉटी रिफल्जेंट आई, और नटखटी चमकीली आंखें। मतलब 4 महीना के बाद जिसे सभी लोग बोल रहे थे कि ये मर गया या मरने वाला है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, उसकी सेवा करने के बाद उसमें उसका फर बहुत कोमल अच्छा सा निकल गया। इसके बाद उसमें झुड़ीदार पूंछ भी हो गए और नटखटी और चमकीली आंखें हो गई उसकी, जो सबका मन मोह ले, इस तरह की उसकी आंखें हो गई। A transformation from common to proper noun followed and we started call him गिलू। अब देखिए, जब यह एक अच्छा सा बच्चा, एक बहुत ही मनमोहक गिलहरी का बच्चा हो गया जो कि नटखटी और चमकीली आंखों वाली हैं, तो इसमें महादेवी वर्मा क्या बोले कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने बदलाव किया फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। जैसे गिलहरी कॉमन नाउन हो गया ना, एक गिलहरी बोलेंगे तो पूरी गिलहरियों का नाम हो जाएगा, तो ये गिलहरी के जो था बच्चा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किए कॉमन टू प्रॉपर नाउन, मतलब जो कॉमन नाउन है उसको ये प्रॉपर नाउन में चेंज कर दे। फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू, और मैंने इसे गिलू नाम दिया, मतलब प्रॉपर नाउन में इसका नाम गिलू रख दिया। आई हंग ए lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of wire, और I hung मैंने टांग दिया, a lightweight flower basket एक फूल की टोकरी को मैंने अपने विंडो, lined with cotton wool on the window मैंने अपने खिड़की पर उसे टांग दिया, विद द हेल्प ऑफ ए वायर तार की सहायता से उसे मैंने बांध दिया। फॉर 2 years 2 सालों के लिए, मतलब यहाँ पे 2 साल क्यों बोल रही हैं, वो गिलहरी के बच्चे का घर बनाई, तो गिलहरी 2 years मतलब 2 सालों के लिए। दिस वाज गिलूज एबोर्ड, यह जो वो बनाई अपने विंडो यानी कि खिड़की पर एक बास्केट क्या बोलते हैं उसको, कि एक टोकरी को टांग दिया, इस तरह फ्लावर बास्केट को टांग दिया और इसे उन्होंने तार की सहायता से बांध दिया। और बांधने के बाद क्या कहा कि यह जो गया फॉर 2 years 2 साल के लिए, दिस वाज गिलूज एबोर्ड, यह गिलू का घर था। 2 साल के लिए गिलू का यह घर बन गया। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनाइज्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनाइज, सभी लोग खुशी पूर्वक जो थे ना इसके एंटिक्स हरकत से और बुद्धिमानी से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा था उसके हरकत और उसकी बुद्धिमानी से। When I would sit down to write, जब मैं लिखने के लिए कुछ बैठती थी, यानी कि राइटर है तो ये लिखने के लिए बैठती थी, she would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, he would be seized, वह ऐसा कार्य करता था ना, गिलहरी का जो बच्चा था ऐसा काम करता था या फिर नया तरीका ऐसा कार्य करता by such an acute desire, जो उसके मन में एक तीव्र इच्छा होती थी, टू अट्रैक्ट माई अटेंशन मतलब मेरे ध्यान को आकर्षित करना। यानी जब मैं लिखने के लिए बैठती थी ना तो उसका काम होता था कि मेरे ध्यान को आकर्षित करके और मुझे अपने तरफ ध्यान लगाए, इस तरह को एक्टिविटी करने लगता था गिलहरी का जो बच्चा था। सो क्लोज टू अट्रैक्ट माई अटेंशन दैट ही डिवाइज्ड ए नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, और वो एक नया नया तरीका अपनाते तैयार करता था जिससे कि वह मेरे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वह एक जोखिम भरा कार्य करता था, वो मेरे पैर के पास एकदम क्लोज टू माई फीट मतलब मेरे पैर के पास चला जाता था। गो स्विफ्टली अप टू द curtains and descend with the same breakneck speed,
मतलब वह मेरे ध्यान को आकर्षित करने के लिए स्पीड में पर्दा पर ऊपर चढ़ता था, और उसी स्पीड से, जितना स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ता था ना, उसी स्पीड से वह डाउन नीचे की तरफ आकर के मेरे पैर के पास तक चलाता था पूरी स्पीड के साथ। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और यह ऐसा तब तक काम करता था जब तक कि मेरा ध्यान उस पर ना चला जाए या फिर मैं उसे पकड़ ना लूँ। जब तक मैं उसे ना पकड़ूँ, मैं लिखने के लिए बैठी हूँ, और वह इस तरह का काम करता था कि पर्दा पर स्पीड से जाता था, फिर उसी स्पीड में नीचे उतर जाता था और मेरे पैर के पास पहुँच जाता था। और यह काम तब तक करता था जब तक कि मैं उसे पकड़ ना सकूँ, पकड़ ना लूँ। ऑन सम ओकेजन्स, मतलब किसी अवसर पर आई यूज टू होल्ड, मैं ऐसा करती थी, गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, मैं उसे पकड़ लेती थी और पकड़ के एक बड़े से इन्वेलप के अंदर डाल देती थी। मतलब महादेवी वर्मा जब लिखती थी ना, जब बार बार ऐसा करता था तो बड़े एक इन्वेलप में उसको, उस गिलहरी के बच्चे को इन्वेलप में डाल देती थी। Sometimes he would continue to stand on the table, laying against the wall in such a amazing condition for hours. कभी कभी ऐसा होता था ना, दीवार पर वो उल्टा, जैसे इस तरह से टंग गया दीवार पे, तो उल्टा ही वो टंगा हुआ आश्चर्यजनक तरीका से कई घंटों तक वैसे ही रह जाता था, दीवार पे ही टंग करके, और उसी कंडीशन में वह बहुत घंटों तक रह जाता था। जिसको क्या मतलब अड़ा हुआ, किसी तरह से होता है जो वस्तु दीवार पे अड़ गया तो तिरछा या उकड़ा हुआ, उकड़ू बन के, वैसे ही वो बन के अड़ जाता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आई, और अपने तीव्र आंखों से मेरी एक्टिविटी को वह देखा करता था। कितना मज़ेदार कहानी, और कितना यह रिलेशन, मतलब वह गिलहरी का बच्चा और मैम जो थी महादेवी वर्मा, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और कैसे वो गिलहरी का बच्चा इनसे एकदम म्यूचुअल ट्रांसपरेशन, अंडरस्टैंड, और वह जो प्यार है उसको कैसे फील करता था। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है कहानी में। When hungry he would inform me by twittering चिक चिक। When hungry, जब वो भूखा होता था, he would inform me, वह मुझे सूचना देता था, by twittering, मतलब ट्विटरिंग करके, चहक करके, चिक चिक बोल करके वह मुझे अपने भूखे होने का एहसास कराता था, भूख लगा है इसकी वह सूचना देता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और जैसे ही मैं उसे कुछ खाने के लिए बिस्किट देती थी और काजू देती थी, आई वॉन्डर्ड, मैं देखती थी, विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire missed widow। जब वह ट्विटरिंग का आवाज़, चिक चिक का आवाज़ करता था ना गिलहरी, तो मैं देखती थी कि जो बाहर की अन्य गिलहरियाँ थी उसकी आवाज़ को सुन करके, और वह उस खिड़की पे आ जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जब उसको पहुंचाया जाता था, आवाज़ करती थी, तो वह दूसरी गिलहरियाँ उसकी आवाज़ को, चिक चिक की आवाज़ को सुन करके उस खिड़की पर पहुंच जाती थी। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside, और मैं देखती थी गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, जब कोई दूसरी गिलहरी बाहर आ जाती थी ना, तो ये जो गिल्लू थी, गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा था, वह खिड़की पर से बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली मतलब क्या कि बड़े प्यार से, पियरिंग मतलब झांकता था, एट द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया को बड़े प्यार से देखता था और झांकता था। मेड मी रियलाइज, जिसने मुझे अनुभव कराया, दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, यह आवश्यक है कि इसे भी आज़ाद किया जाए, इसे भी फ्री छोड़ा जाए। इस चीज़ का अनुभव महादेवी वर्मा को हुआ कि उसको जो घर के अंदर पैक करके रखी हुई थी, तो जब भी ट्विटरिंग का आवाज़ करता था गिलहरी का बच्चा, तो बाहर से अन्य गिलहरी भी आ जाता था, और उसे यह बड़े प्यार से बाहर की दुनिया को देखने के लिए बड़े प्यार से उसे देखता था।
तो इस बात से महादेवी वर्मा को रियलाइज्ड होता है कि इसे भी बाहर की दुनिया देखना चाहिए और इसे आज़ाद करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या करें। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मीस and on being able to go out from this opening, Gilu was thrilled to be liberated। और मैंने क्या किया ना, बाय रिमूविंग सब नेल्स, मैंने कुछ कील जो खिड़की में जो जाली लगा हुआ था ना उसके कुछ कील को हटा दिया। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग, और मैंने एक छोटा सा एक बाहर निकलने का ओपनिंग यानी कि एक छोटा सा छिद्र बना दिया। इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मीस, मतलब सभी तार का जो किनारा होता है ना, खिड़की के किनारा पर गिलहरी के उस गिल्लू को जाने जैसा एक छिद्र बना दिया। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम द ओपनिंग, और ऐसा संभव कर दिया जिससे कि उस छिद्र के माध्यम से वह गिल्लू बाहर जा सके। ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, इससे वह रोमांचित हो उठा और खुशी से प्रसन्न हो गया। गिल्लू जो था वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसे बाहर की दुनिया देखने का एक मज़ा आने का और रास्ता बन गया। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मतलब ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स, मेरे महत्वपूर्ण पेपर होने के कारण, मतलब मेरे महत्वपूर्ण क्योंकि लेखिका थी तो इनका एक महत्वपूर्ण पेपर्स था, यानी कि जितने भी इनका लिखा हुआ जो कीर्ति या जो पेपर था, एंड लेटर्स, और जो पत्रिका चिट्ठियाँ थी। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में मेरा रूम हमेशा बंद रहता था। द moment the room was opened on my return from college and I slept in, Gilu would rush on to me and climb up and down from my head to toe। और आगे क्या कर रहा है इसमें देखिए कितना मज़ेदार और बहुत ही रोमांचित कहानी है। द मोमेंट ऑफ रूम, जैसे ही रूम की गतिशीलता होती थी ना, हमेशा तो रूम बंद रहता था, तो जैसे रूम में किसी तरह का आहट हुआ या गतिशीलता आई, माई रूम यूज टू रिमेन, माई रूम वाज ओपन, और जैसे ही ये रूम खुलता था, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से वापस आती थी, यानी कि महादेवी वर्मा जो कॉलेज से वापस आती थी, माई हेड, अब क्या करा कॉलेज, एंड आई स्टेप्ड इन, और जैसे ही मैं अपने रूम में प्रवेश करती थी, गिलू वुड रश ऑन टू मी, गिलू मेरी तरफ दौड़ के आता था, दौड़ के भाग के आता था, एंड क्लीम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, और मेरे शरीर पे वो चढ़ जाता था और चढ़ के मेरे सिर से लेकर के और पाँव तक वो दौड़ते रहता था, यानी कि सिर से पाँव तक वह मेरे शरीर पर चढ़ के और वह रेस लगाता था, दौड़ता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और इस तरह की जो प्रक्रिया थी ना वो लगातार होते रहती थी। सिंस देन मतलब मैं जब कॉलेज से आती थी, जैसे उसे आहट होता था कि अब आ गई हैं, वैसे ही वह दौड़ के लेखिका के पास गिल्लू चला जाता था और उनके सिर से लेकर के पैर तक वह दौड़ लगाता था। और यह लगातार की रेगुलर प्रैक्टिस मतलब दिनचर्या बन गया। ऑन माई लिविंग द रूम, और जैसे ही मैं रूम छोड़ती थी, गिलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिस्ट थ्रू द वायर मीस ओपनिंग ऑफ द विंडो, मतलब मैं कॉलेज के लिए तैयार होती थी, जैसे ही मैं रूम को छोड़ती थी, रूम बंद करती थी, तो गिल्लू जो था ना वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिस्ट, वह भी जो मैं खिड़की में जो दीवार में उस खिड़की में छिद्र बना दिया था, उससे गिल्लू भी घर से बाहर चला जाता था। थ्रू द वायर मीस मतलब वह बाहर की दुनिया में चला जाता था। ओपनिंग ऑफ द विंडो, जो खिड़की से गिल्लू भी बाहर निकल जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, और वह भी अपना पूरा दिन बाहर ही बिताता था। जब मैं कॉलेज में बिताती थी तो वह गिल्लू भी बाहर बिताता। विथ हीज लॉट जंपिंग एंड प्रेसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, तो मैं क्या देखी कि वो जो गिल्लू जो भी था वो उछल कूद करना पेड़ की शाखाओं पर, वह एक शाखा से दूसरे शाखा तक दौड़ भाग करता था
और गिल्लू भी बाहर जा कर के और बाहर की दुनिया का वह मजा लेता था। एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर वो जंप करता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत तरह की पालतू जानवर है थी। मतलब ये महादेवी वर्मा बोल रहे कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत पालतू जानवर है, एंड बर्ड्स और पक्षियाँ भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और वे सभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी मतलब सभी पक्षियाँ और बर्ड मुझे बहुत पसंद है। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है कि एनी ऑफ देम उसमें से कोई भी ड्यूरिंग टू ईट जब मैं खाना खाने के लिए बैठती थी, ईट फ्रॉम माई प्लेट, कि कोई भी पक्षी जिसमें पाली हूँ, चाहे जो भी जानवर है मेरे पास में जिसको मैं पाली हूँ, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जब मैं खाना खाने के लिए बैठूं तो वह भी मेरे प्लेट में आकर बैठ जाए, मेरे प्लेट में खाना खाने के लिए आ जाए। ड्यूरिंग टू ईट जब मैं खाना खाती थी, फ्रॉम माई प्लेट तो मेरे प्लेट में वह भी आ जाए और वह भी खाने के लिए तैयार हो जाए। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शनल, गिल्लू जो था एक अपवाद था। गिल्लू क्या करता था, द मूवमेंट मतलब जब गतिशीलता होती थी, आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में खाने के लिए आती थी, जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में आती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से जल्दी से प्रवेश करता था। उसका जो मैं ओपनिंग बनाई थी ना, उस ओपनिंग से वह जल्दी से खिड़की से अंदर प्रवेश करता था। देखिए कितना मज़ेदार कहानी है, और इस कहानी को ना फील करिए, इसके अंदर इस पात्र में प्रवेश करके और तब जानने का प्रयास कीजिए, कहानी एक बार में समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो इस पात्र को आत्मसात कीजिए और उस सारे कंडीशन को अपने दिमाग में फील कीजिए कि कैसे वह बाहर की तरफ जा रहा है, कैसे महादेवी वर्मा आती हैं तो वो भी आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि ही वुड इमर्ज मतलब वो प्रकट हो जाता था। ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, जैसे मैं डाइनिंग रूम में खाने के लिए जाती थी वह कहीं से प्रकट हो जाता था, विंडो से खिड़की से प्रकट हो जाता था। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, और वह आंगन से होते हुए वॉल एंड बरंडा, और बरंडा से होते हुए रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, दौड़ते हुए कहीं से आता था और मेरे प्लेट में आके बैठ जाता था, मतलब मेरे खाने के प्लेट में ही बैठ जाता था। रीच्ड एंड टेबल एंड वुड वांट टू सिट, और चाहता था वो टू सिट इन माई प्लेट, मेरे प्लेट में आकर बैठ जाता था। विथ ग्रेटली डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी मतलब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आई टॉट हिम, मैंने उन्हें सिखाया, उसे सिखाया, टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मतलब मेरे प्लेट के नज़दीक बैठो भाई, इस प्लेट में ही मत बैठ जाओ। और वो गिलहरी का बच्चा था ना, वो क्या करता था, प्लेट में ही बैठ जाता था। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए बहुत डिफिकल्ट था, उसे सिखाने में मुझे बहुत समय लगा। हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट मतलब मेरे प्लेट के नज़दीक बैठो, ना कि प्लेट में ही बैठ जाओ। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका जो था ना फेवरेट फूड मतलब बहुत ही उसका जो अपना पसंदीदा खाना था वो काजू था। एंड वेन नॉट अवेलेबल, और जब काजू अवेलेबल नहीं होता था मतलब जब काजू नहीं हो पाता था, जब नहीं रहता था, फॉर सेवरल डेज ही वुड रिफ्यूज अदर फूड, वह दूसरा खाना खाना पसंद नहीं करता था, दूसरा कोई भी उसको खाने के लिए दिया जाए तो उसे वह पसंद नहीं करता था, उसे केवल काजू पसंद था। फूड आइटम्स एंड थ्रो देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और उसे अपने पंजों से पैर से दूसरा जो भी खाने का आइटम मिलता था तो उसको वो अपने पंजे या पैर से उसको बाहर थ्रो कर देता था, यानी कि उसको फेंक देता था, किसी तरह से उसको झूला से नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम, उस समय, बीइंग इंज्योर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट मतलब कुछ समय बाद मैं एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गई, एक्सीडेंट हो गई मतलब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या बोले, अराउंड दैट टाइम, उस समय की बात है। बीइंग इंजर्ड मतलब मैं घायल हो गई, इंजर्ड हो गई, इन ए मोटर कार एक्सीडेंट मतलब मोटर कार के एक्सीडेंट करने से जो लेखिका थी वो घायल हो गए। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ समय हॉस्पिटल में, अस्पताल में व्यतीत करना पड़ा। दोज डेज, उन दिनों, वेन एवर माई रूम वॉज ओपेंड, मेरा जब रूम खुलता था, कोई खोला करता था, गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम द स्विंग, तो गिलू अपने झूले से दौड़ के नीचे उतरता था। मतलब मैं हॉस्पिटल में थी और उसके बीच में यदि कोई मेरा रूम खोलता था तो गिलू जो था
वह दौड़ के नीचे आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जैसे ही दूसरे व्यक्ति को देखता था, ही वुड, वह विथ द सम alacrity scuttle back to sit in his nest। मतलब इसका मतलब है कि जितनी तत्परता से he would with the same alacrity, मतलब जितना स्पीड में वो नीचे की तरफ उतरता था और जब मुझे नहीं पाता था तो उतना ही स्पीड से वह तत्परता से स्कैटर्ड बैक पुनः वापस हो जाता था टू सिट इन हिज नेस्ट, अपने घोंसला में बैठने के लिए चला जाता था। Everyone would offer him काजू, सब लोग उसे काजू देते थे, ऑफर करते थे, खाने के लिए काजू देते थे। But when I cleaned up his swing on my return, लेकिन जब मैं वापस आई, मतलब जब मैं तबीयत ठीक हुआ अस्पताल से वापस आई, I cleaned up his swing, मैंने उसके झूले को साफ की। On my return, मेरे घर वापस आने पर, फ्रॉम द हॉस्पिटल, अस्पताल से जब मैं वापस आकर उसके झूले को साफ की, आई डिस्कवर्ड, मैंने देखा, इट वॉज फुल ऑफ काजू, जो झूला था वह काजू से भरा हुआ था, जबकि उसका प्रिय मतलब बहुत पसंदीदा खाना था काजू। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड, जो है दिखाता था कि वह अपने सबसे पसंदीदा खाना को भी कितना कम खाया, नहीं खाया। दोज डेज, उन दिनों, मतलब जब लेखिका अस्पताल में रहती हैं, हॉस्पिटल में जब वो जाती हैं तो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहती हैं। उस बीच में घर का कोई अन्य सदस्य आके जैसे ही इनका वह रूम खोला करता था तो देख, बहुत स्पीड में स्क्वैल का बच्चा जो था, गिल्लू जो था, स्पीड में नीचे उतरता, लेकिन जैसे ही वो देखता कि यह मैम नहीं है, यानी कि जो मुझे पाल नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है, तो उतना ही स्पीड में पुनः झूला में ऊपर चला जाता। और जब कुछ लोग उन्हें काजू ऑफर करते तो वह काजू को खाता नहीं। जब वापस आई हो तो देखी क्या हॉस्पिटल से, तो जब उनके झूला को साफ किए तो पता चला कि उसमें बहुत सारे काजू का दाना अभी भी वैसे पड़ा हुआ है जो कि वह गिल्लू ने नहीं खाया है, और कितना कम खाया उन दिनों। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मतलब अब क्या करा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मतलब अस्वस्थता के समय में, जिस समय में बीमार पड़ गई थी और मेरी अस्वस्थता के समय में, ही वुड सिट नियर माई हेड, गिल्लू जो था मेरे सिर के पास बैठता था। ऑन माई पिलो एंड जेंटली स्टॉक माई फोरहेड एंड हेयर, और मेरे सिर को सहलाता था और बालों को मेरे सहलाता था। मतलब जब वो अस्वस्थ थी, हॉस्पिटल से आ गई महादेवी वर्मा, फिर भी अभी पूरी तरह से वह स्वस्थ नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने एब्जॉर्व किया कि गिल्लू जो था उनके पास आके बैठती थी, मतलब टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो, अब वो क्या कर रही थी कि पिलो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इन डिस्पोजिशन, मतलब जब भी अस्वस्थता का समय, हॉस्पिटल से जब आ गई तो उस समय ही वुड सिट नियर माई हेड, वह गिल्लू मेरे सिर के पास बैठता। ऑन माई पिलो, तकिए के पास आके बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक, मतलब मुझे प्यार से पकड़ता। माई फोरहेड, मेरे सिर को। एंड हेयर, और मेरे बालों को सहलाता। एंड हीज मूविंग अवे was like the going away of a nurse or attendant, और मेरी इस तरह से ख्याल लगता था जैसे कि कोई नर्स या अटेंडेंट हो गया जो किसी पेशेंट का इलाज करता है या उसकी देखभाल करता है, इस तरह से वह गिल्लू जो था वो मेरा ख्याल करता था। देख कितना मज़ेदार कहानी है, और इसमें गिल्लू और यह मैम जो है इनके बीच एक अजीब तरह का रिलेशन है गिल्लू के बीच में। When I used to work during summer afternoon, जब मैं गर्मी के दिनों में कुछ काम करता था, समर आफ्टरनून, गिल्लू would abstain from going outside or sitting in his sewing to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered
ए टोटली न्यू मेथड। तो वो क्या करता था, गिलू वुड एब्सटेंड फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, वह बाहर जाना पसंद नहीं करता था। और सिटिंग इन द स्विंग, और झूले में, इन ही स्विंग, झूले में नहीं बैठता था। ही कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वह मेरे नज़दीक रहना चाहता था। जब भी मैं गर्मी के दिनों कुछ काम करती थी तो मेरे नज़दीक रहना चाहता था। एंड ऑल्सो टू टैकल इन समर हीट, और गर्मी का जो वेव था ना उससे बचने का तरीका अपनाता था। मतलब वह उस ठंडे पात्र में बैठ जाता था जो घड़ा हो, घड़ा के ऊपर वो बैठ करके और मेरे नज़दीक रहना चाहता था। ही हैड डिस्कवर्ड, मतलब एक नया तरीका खोज लिया था। ए टोटली न्यू मेथड्स, मतलब नया तरीका मेरे पास रहने का। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन सुराही, वह क्या करता, सीधा होकर सो जाता। ही वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, जो मेरे नज़दीक सुराही रखा था ठंडा पानी का, वहाँ पर आकर वह सीधा होकर सो जाता। एंड टस रिमेन कूल, और इससे उसे ठंडक भी मिलती थी। सुराही के ऊपर वह सो जाता था तो इससे उसे ठंडक भी मिलती थी। एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और मेरे नज़दीक भी रहता था। तो इस तरह से एक नया तरीका ढूंढ लिया था जिससे कि सुराही के ऊपर आकर वो सपाट से सो जाता, और सुराही चूंकि मेरे बगल में हुआ करता था तो वो मेरे पास आके सो जाता। और इस तरह से वो एक नया तरीका ढूंढ लिया जिस तरीका से वो गिलू जो था मेरे नज़दीक रह सके, और मेरे नज़दीक रहते हुए और उसे उस सुराही के ठंडा से ठंडक भी मिल जाए। तो यह एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया। आगे देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ से कुछ इमोशनल फीलिंग्स आ रही है, कुछ परिवर्तन आएगा। जो लास्ट स्टेंजा है उसमें क्या कर रहा है, स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बियरली 2 years। अब क्या कर रहा है, स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी का जो जीवन अवधि होता है ना वो लगभग 2 साल का होता है। इसी कारण पीछे उन्होंने 2 साल का चर्चा किया जब वो पॉट बना रही थी, जो गुलदा बनाई बास्केट लेकर के और जो खिड़की के पास रखी थी वहाँ पर उन्होंने 2 साल का चर्चा किया। तो उसका इमोशनल फीलिंग यहाँ पे आ रहा है कि 2 साल के लिए ही वह पॉट बना था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह 2 साल, स्क्वायरल का जो जीवन होता है ना, मतलब गिलहरी का जो एवरेज लाइफ स्पेन जीवन अवधि होता है इज बियरली 2 years, 2 साल की होती है। एज सच गिलूज लेंस ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एन एंड, और इस तरह से गिलू जो था वह अपने 2 साल को पूरा कर चुका था और कम टू एंड अपने जीवन के अंतिम दौर में आ गया था। फॉर द होल डेज, वह पूरे दिन ही नाइदर एट नॉर वेनरेटेड आउट, न तो वह कुछ खाता था और न ही वह बाहर जाता था। मतलब अब उसका जीवन का अंतिम समय आ गया था, लाइफ स्पेन 2 साल के समय उसका खत्म हो गया था। तो वो क्या किया था, फॉर द होल डे, मतलब पूरे दिन, ही नाइदर एट, वह कुछ नहीं खाता था, नॉर वेनरेटेड आउट, बाहर भी नहीं जाता था। इन द नाइट, मतलब रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग अवे अवे ही कम टू माई बेड, उसे किसी तरह का दर्द, मतलब उसे कोई दर्द या जो होता है ना, जो लास्ट जो होता है मरने का समय होता है उस समय उसे कुछ दर्द जैसा अनुभव हो रहा था। ही कम टू माई बेड, वह मेरे बेड के पास आया, मेरे बिछावन के पास आया। फ्रॉम द सोइंग, झूले से उतरकर वह मेरे बिछावन के पास आया। एंड क्लचिंग द सम फिंगर विथ हिज आईसी क्लाउज, और मेरी फिर उंगली को इस तरह से पकड़ लिया, आईसी मतलब ठंडे पंजे से वह मेरे उंगली को फिर से पकड़ लिया। यानी फिर से जब उसके क्लचिंग द सेम फिंगर विथ हिज आईसी क्लाउज, वह जैसे अब जन्म लिया था और बचपन में जिस तरह से वह मेरे हाथों को पकड़ा था वैसे ही मरने के समय भी अपने हाथों से, जो ठंडा हो गया था, ठंड पड़ गया था, उस ठंडे हाथों से मेरे उंगली को पकड़ा। विच ही हैड क्लंच टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, और अपने पंजों से वह इस प्रकार मुझे थाम रखा था उस मरने के समय में, जैसे कि वो जन्म के समय जितना प्यार से मेरी उंगली को थामा था, अपने पंजों से थामा था, ठीक वैसे ही वह मेरी उंगली को जकड़ लिया था, पकड़ लिया था, पंजों को थाम लिया था। लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, जैसे जन्म के दिनों में पकड़ा था ना वैसे ही वह मुझे पकड़ लिया। द क्लाउड्स वे आर गेटिंग सो कोल्ड, और उसका जो पंजा था ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था।
दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और मैंने उसे गर्म करने के लिए हीटर को ऑन किया, यानी महादेवी वर्मा हीटर को ऑन की। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने ऐसा कोशिश की कि उसे कुछ गर्मी प्रदान करूं, मतलब गर्मी दे सकूं। बट एज द फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ टच्ड हिम ही डिपार्टेड, मैंने उसको छुआ, उसको पकड़ा, लेकिन वह जा चुका था, वह मर चुका था। यानी कि गिलहरी के द्वारा, गिलहरी के बच्चा जिसका नाम गिलू रखी, उससे कितना इमोशनल अटैचमेंट हो गया, दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को कितना अच्छा समझे, और इस तरह से ये प्यारा सच्चा जो जान था गिलहरी वह। बट एज द फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण के साथ टच्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे छुई या पकड़ी, ही डिपार्टेड, वह मर गया था, वह जो सुबह की पहली किरण के साथ वह जा चुका था। हीट स्विंग वाज टेकन ऑफ, अब उसके झूला को, जो मैं झूला बनाई थी ना खिड़की पे, उसको मैंने उतार दिया। एंड हुक टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वाज क्लोज्ड, और मैंने जो उसे बाहर निकलने के लिए जो जाली को खोल दिया था ना, वो जालीदार खिड़की के साइड का जो होल, जो जाली को खोला था, मैंने झूला को उतार दिया, और उस जाली को भी जो होल बनाया था, ओपनिंग बाहर जाने के लिए बनाया था, जिससे कि वो गिलू बाहर जाता था, उसको भी मैंने बंद कर दिया। गिलू वॉज पुट टू इंटर्ड रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर, अब गिलू को मैंने क्या किया, संजूही एक फूल का नाम है, जमीन के अंदर मैं डाल दिया। संजूही जो उसको फूल बहुत ज़्यादा पसंद था, वॉज पुट टू इंटर रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर, संजूही फूल के नीचे उसको डाल दिया। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह जो था ना संजोई फूल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एंड ऑल्सो बिकम ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और मैं अपनी संतुष्टि के लिए भी उसे मरने के बाद उस संजोई फूल के नीचे उसे दफना दिया, रख दिया, जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए, क्योंकि वह गिलहरी का जो बच्चा था उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। आई ड्राइव फ्रॉम माई ब्रीफ दैट सम स्प्रिंग डे, और मैं ऐसी कामना रखती थी, विश्वास करती थी कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जब बसंत का मौसम आएगा, आई विल फाइंड हिम, मैं पुनः उसे देख पाऊंगी, फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ अ टिनी येलो जूही फ्लावर, मतलब उनकी मान्यता थी महादेवी वर्मा की कि मैं उसे एक जो फूल था संजोई फूल के नीचे उसको दफना दी, और मेरी आंखें अभी भी आई विल फाइंड, मैं उसे खोजना चाहती थी, फ्लावरिंग एंड ब्लोसमिंग इन द गाइज ऑफ टिनी येलो जूही फ्लावर, किसी फूल की पंखुड़ी के रूप में, किसी फूल के रूप में मैं उसे ढूंढ रही थी कि भाई वह पुनः उसका जन्म हो, और फूल के रूप में वह मुझे दिखे, उसको हम आसानी से देख पाएँ। इस तरह से यह गिलू और महादेवी वर्मा का बहुत ही मार्मिक और मनोरम कहानी कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। इस तरह से हम लोगों ने गिलू चैप्टर का पूरे भावार्थ को 1 बाय 1 सिस्टमेटिक जानने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ही रोचक लगा होगा। ये तभी आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब इस वीडियो को ओपन करने के साथ साथ आप बुक को भी ओपन करें, और ओपन करके इसका सभी 1 बाय 1 पहला से लेकर के लास्ट तक आप इसे सुने, इसे देखें और सामने बुक को रखें। उम्मीद करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपको जानने का अच्छा मौका मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।